हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस को स्टडी किया था, जिसमें हमने एसिड और बेस की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद में आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्टार्टिंग में जब हम एसिड और बेस को डिफाइन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेसिस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। यानी कि जब एसिड और बेस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो उनका आयनाइजेशन होता है, जिसके थ्रू वो H+ और OH- आयन देते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है, ये हम कह सकते हैं that based on extent of ionization of acid and base, they are classified into strong acid, weak acids, strong base and weak base। यानी किसी भी एसिड और बेस का किस एक्सटेंट तक या किस हद तक आयनाइजेशन हो सकता है, उसके बेसिस पे वो स्ट्रॉन्ग और वीक में कैटेगराइज किए जाते हैं। अब किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए एक स्केल हम यूज करते हैं जो कहलाता है पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल जो है, इसको हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द स्केल डेवलप टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए जो स्केल डेवलप किया गया है वो कहलाता है पीएच स्केल। यहाँ पीएच में जो पी है, दैट पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, एंड एच स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स द पीएच इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। अब इस पीएच की जो रेंज होती है वो 0 से 14 रेंज तक हो सकता है। अब 0 पीएच अगर किसी भी सॉल्यूशन की है, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक है, और अगर किसी की पीएच जो है वो 14 है, इसका मतलब वो हाईली एल्केलाइन या बेसिक है। तो 0 से 14 तक इसकी वैल्यू है वो वेरी करती है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो हम ये कहते हैं कि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है। पीएच वैल्यू अगर मोर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। किसी भी एसिड के लिए जितने H+ आयन रिलीज करता है, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है, और जो जितना कम H+ आयन देगा वो उतना ही वीकर एसिड होता है। तो जो स्ट्रोंगर एसिड्स होते हैं उनके लिए पीएच वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे उनकी स्ट्रेंथ वीक होते जाएगी, पीएच वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, और जब वो 0 से इंक्रीज होकर 7 तक पहुंच जाती है तो उस केस में हम ये कह देते हैं कि सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली फॉर बेस ऑल्सो, द OH नेगेटिव आयन जितने ज़्यादा अगर कोई बेस रिलीज करता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन रिलीज करना कम होगा, बेस की स्ट्रेंथ भी वीक होती जाएगी, यानी वो वीक बेस हो जाएगा। तो बेस के लिए पीएच वैल्यू है वो 7 to 14 रेंज में होती है। 7 से 14 की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है, यानी जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन कोई बेस रिलीज करता है तो उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी। जबकि एसिड के केस में अपोजिट है, जितने ज़्यादा H+ आयन देगा उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, यानी वो स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी बेस के लिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और पीएच वैल्यू किसी एसिड के लिए जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। जैसे कि यहाँ पे एक पीएच स्केल हमने ले रखा है 1 से लेके 14 तक। किसी भी सब्सटेंस या केमिकल की पीएच का जो मेजरमेंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, और दूसरा है यूजिंग पीएच मीटर। तो यहाँ पे जो हम
बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का है। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो 1 से लेके 14 पीएच रेंज तक डिफरेंट कलर चेंजेस के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को बताता है। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है कि गैस्ट्रिक जूस है, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक एसिड या जूस की पीएच को मेजर करने के लिए, तो वो इस तरीके का कलर शो करता है। यानी जो यूनिवर्सल पेपर स्ट्रिप जो है वो इस तरीके का कलर शो करती है। दैट मीन्स उसकी पीएच है वो 1 है। इसी तरीके से लेमन जूस के लिए पीएच 2, एप्पल जूस के लिए पीएच होगी 3, टोमेटो जूस के लिए 4, ब्लैक कॉफ़ी 5, मिल्क 6, प्योर वाटर के लिए 7। तो यहाँ पे जो ये वाले सब्सटेंस हमने जितने भी देखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड हैं। प्योर वाटर जिसके पीएच 7 है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। और फिर आगे जैसे हम चलते हैं, जैसे कि एग है, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच एंड अदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स है। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यानी यहाँ 7 से आगे की तरफ जाएंगे तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ती है, जबकि 7 पीएच से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। नेक्स्ट फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो पीएच के लिए जैसे हम डिफरेंट फील्ड्स में इसके इम्पोर्टेंस को देखें तो सबसे पहले आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पीएच सेंसिटिव। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। यानी उनकी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पर ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी है उस बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 7.8 होती है। यानी हमारी बॉडी के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं वो उसी पीएच रेंज पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। इसका मतलब हमारी बॉडी है वो एक तरीके से क्या हो गई, पीएच सेंसिटिव हो गई। इसी तरीके से हमारे जो सलाइवा है उसकी पीएच 6.5 से 7.5 रेंज में होती है। जो रेन वाटर है उस रेन वाटर की पीएच क्या है, 5.6 होती है। और अगर पीएच 5.6 से बिलो हो जाती है इसका मतलब वो एसिड रेन हो जाता है, जो कि डायरेक्ट अगर रिवर और सी वाटर में जाके मिलता है तो वहाँ पे उस वाटर की पीएच को डिक्रीज कर देता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेज हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं कि इफेक्टिवली पीएच रेंज पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। और एसिड रेन यानी पीएच जो है वो उस रिवर वाटर की क्या हो गई, उससे लो हो गई, तो इसलिए उनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। दूसरा इसी तरीके से आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड की जो प्रोसेस है, तो डाइजेशन जो है उसके लिए एक एसिड सीक्रेशन है वो हमारे स्टोमक में होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है स्टोमक में, जो डाइजेशन होती है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है, तो उस मीडियम को एसिडिक करने का जो काम है वो कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन की वजह से जो स्टोमक है उसमें एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और उस वजह से कई बार इरिटेशन या पेन होने लगता है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो ये एसिडिटी किस वजह से होती है, ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। अब उस एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करते हैं जो कि एल्केलाइन या बेसिक नेचर के होते हैं, जो एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। तो एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है जो कि एक्सेसिव एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या इनो फ्रूट सॉल्ट होता है जो भी एक स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में होता है। तो वो क्या करता है कि इस तरीके से जो एक्सेसिव एसिड सीक्रेशन है उसको क्योर करने का काम करता है।
इसी तरीके से कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जैसे रेंटेक या जिसको हम रेंटिडीन बोलते हैं, तो वो भी क्या एक एंटासिड है जो एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद एप्लीकेशन है पीएच चेंजेस एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। यानी जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या है, टीथ इनेमल जो होता है, दांत के ऊपर का जो कवच होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। लेकिन ये भी अगर वहाँ माउथ की पीएच लेस देन 5.5 हो जाए, हमने बताया था सलाइवा की पीएच रेंज क्या होती है, 6.5 से 7.5 के बीच में होती है माउथ की पीएच, और अगर उसकी पीएच लेस देन 5.5 हो जाए तो जो टीथ एनेमल जो कि एक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ये धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। यानी जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, माउथ में ही डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं फूड पार्टिकल्स का, और उस वजह से एसिड सीक्रेशन होने लगता है, और उस वजह से जो पीएच है वो माउथ की लेस देन 5.5 अगर हो गई तो टीथ जो है वो धीरे धीरे हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो टीथ्स के बीच में जो कैविटीज़ हैं उनके बीच में फंस कर ना रह जाए, जिससे कि वो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अपना वर्क ना कर सकें। और दूसरा इसके लिए हम पेस्ट यूज़ करते हैं, तो पेस्ट जो है वो क्या होता है कि एल्केलाइन मीडियम होता है, यानी बेसिक नेचर की होती हैं। तो जब टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम माउथ को क्लीन करने के लिए, तो वो भी क्या करती है, वहाँ पे माउथ के जो पीएच है उसको स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हनी बी है, हनी बी जब भी स्टिंग करती है यानी काटती है तो काटी हुई जगह पे एकदम से तेज़ इरिटेशन होने लगती है। तो वो किसकी वजह से होता है कि वो क्या करती है कि वहाँ से एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। अब वो जो काटती है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में काट रही है, तो उस प्रोसेस में वो क्या करती है, स्टिंग के थ्रू एक केमिकल इंजेक्ट कर देती है, और जैसे ही वह केमिकल बॉडी के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, जो नेटल लीव्स जो प्लांट है उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, वो जो कि एक बर्निंग पेन है वो प्रोड्यूस करता है। अब उससे बचने का जो मेथड है वो क्या होता है कि माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा अगर उस काटे हुई जगह पे हम लगाते हैं तो वहाँ पे रिलीफ मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार मधुमक्खी के काटने के तुरंत बाद हम लोग उस पर पेस्ट लगा लेते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो टूथपेस्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें रिलीफ मिलता है, तो उसका रीज़न क्या है कि टूथपेस्ट है वो एक बेसिक मीडियम है और उसने जो एसिड इंजेक्ट किया है वो एसिडिक है, तो दोनों जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उस वजह से इरिटेशन या पेन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इसके फिर बाद आता है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के दौरान वाटर के साथ जो अदर प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट हैं वो तीन तरीके के होते हैं, यानी किस टाइप के एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उसके बेसिस पे सॉल्ट्स हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। तो इसका मतलब हम पीएच ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट की पीएच 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है और मोर देन 7 भी हो सकती है। तो जो तीन तरीके के सॉल्ट हैं वो है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम देखें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसकी पीएच एग्जैक्टली 7 होती है। फॉर एग्जांपल HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनका अगर न्यूट्रलाइजेशन हम करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है,
यानी जो NaCl वहाँ पे बन रहा है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर एसिड जो लिया है वो वीक है और बेस लिया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होगा, यानी उसकी pH है वो 7 से हमेशा ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसका न्यूट्रलाइजेशन हम करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ या विनेगर के साथ में जो कि एक वीक बेस है, तो उनके न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इसी तरीके से अगर हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस को वीक लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है और उसकी pH है वो हमेशा 7 से लेस होगी। फॉर एग्जांपल एसिड लिया हमने HCl और बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो कि एक वीक बेस है, तो इनके न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर हमने एसिड और बेस दोनों वीक ले रखे हैं तो उस केस में न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट की नेचर डिपेंड करती है कि इन दोनों वीक में से कौन सा स्ट्रोंगर है, यानी दो वीक एसिड और वीक बेस है, इनमें से सपोज अगर एसिड स्लाइटली स्ट्रोंगर है देन ए बेस तो सॉल्ट एसिडिक बनेगा। अगर बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस केस में बेसिक सॉल्ट बनता है। दैट मीन्स द pH ऑफ द सॉल्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल एसिड एंड बेस, कि किस तरीके का एसिड और बेस लिया है उसके बेस जिस पे इसकी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फिर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है, salt which is formed by the blend of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। यानी जो NaCl और HCl और NaOH के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है वो क्या कहलाता है, कॉमन सॉल्ट कहलाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, NaCl है। अब इसमें न्यूट्रल सॉल्ट है ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है। अब जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट एक्ट एज ए प्रिलिमिनरी रॉ मटेरियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सेवरल अदर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, यानी इससे बहुत सारे अदर केमिकल्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी इसको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करके डिफरेंट केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एट्सेट्रा। ये सारे केमिकल्स हैं, इनका प्रिपरेशन हम कॉमन सॉल्ट यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके इनका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। अब इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन। जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ डिजोल्व कर देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो ब्राइन सॉल्यूशन है। और जब उस ब्राइन सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा और उसके थ्रू हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है यानी जो कि एनोड है, वहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन गैस, और जो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड है वहाँ पे डिकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। और इन दोनों गैसेस के रिलीज होने के बाद ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे बचता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2NaCl + 2H2O, और डिकम्पोज होके प्रोडक्ट क्या बना रहा है,
2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तीन मेन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं। हाइड्रोजन जो कि कैथोड पे बन रही है, क्लोरीन जो कि एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये जो केमिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन का क्या क्या यूज हो सकता है? इसका फ्यूल के तौर पे यूज हम कर सकते हैं, या इससे अदर केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स है जैसे अमोनिया है उसके प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है क्लोरीन, इस क्लोरीन का यूज हम कर सकते हैं वाटर के ट्रीटमेंट में, यानी वाटर ट्रीटमेंट जो है जर्मिसाइड के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट अदर जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जैसे पीवीसी है, डिसइंफेक्टेंट्स है, सीएफसी है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब का फॉर्मेशन हम क्लोरीन का यूज़ करके कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में जो रिएक्ट करते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम एज ए क्लींजिंग एजेंट के तौर पे कर सकते हैं, या इससे अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन्स या अदर कॉस्मेटिक आइटम्स का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम करते हैं सोप और डिटर्जेंट्स में, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा वो पेपर मेकिंग या आर्टिफिशियल फाइबर के प्रिपरेशन में इसका हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट केमिकल आता है जो कॉमन सॉल्ट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, और इसका जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस ब्लीचिंग पाउडर या जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसका प्रिपरेशन हम जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है पिछली बार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो क्लोरीन गैस बन रही है, उस क्लोरीन गैस को अगर हम ड्राई स्लैक्ड लाइम, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई है उसमें से पास करते हैं तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O। तो ये जो CaOCl2 बनता है ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करें, ड्राई स्लैक्ड लाइम, यानी ये एक ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया गया लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर क्या होता है, जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तब वो लाइम वाटर बनता है, लेकिन अगर ड्राई फॉर्म में हमने ले रखा है तो वो क्या है, ड्राई स्लैक्ड लाइम है। तो ड्राई स्लैक्ड लाइम की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। अब इस ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हो सकते हैं? It is used as a bleaching agent for bleaching cotton and linen in textile industry। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी जो कपड़ा इंडस्ट्री जो है उसमें कॉटन और लिनन का जो कलर है उसको रिमूव करने के लिए या ब्लीच करने के लिए इसको हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, ब्लीचिंग पाउडर। इसी तरीके से टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो पेपर इंडस्ट्री है वहाँ पे भी एज ए ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। टू ब्लीच द वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री में कपड़ों के ऊपर जो दाग वगैरह लग जाते हैं उनको वॉश ऑफ करने के लिए एज ए ब्लीचिंग एजेंट उसको यूज़ करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका केमिकल इंडस्ट्री में इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। एंड टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक इट जर्म फ्री, ब्लीचिंग पाउडर का एक अदर यूज क्या है, हम वाटर को जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने में या एज ए जर्मीसाइड इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट केमिकल आता है फिर बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, और इसका जो केमिकल नेम है
वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो है उसका भी प्रिपरेशन हम जो कॉमन सॉल्ट है उसको एज ए रॉ मटेरियल लेके करते हैं। यानी कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaCl रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एक अदर प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो केमिकल रिएक्शन हो गई NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस H2O। तो प्रोडक्ट बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है, इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। यानी एक वीक सॉल्ट होता है और नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो बेकिंग सोडा होता है। फिर आता है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के यूजेज में सबसे पहला इसका यूज है इन मेकिंग द बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विद माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। यानी जब बेकिंग सोडा को किसी वीक एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, उसके साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बनता है। और इस बेकिंग पाउडर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये इस तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे कि NaHCO3 बेकिंग सोडा है प्लस एडिबल एसिड हो गया जो कि H प्लस दे रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से जो ब्रेड और केक है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बनते हैं। यानी बेकिंग पाउडर का यूज है वो कहाँ पे करते हैं, हम बेकरी इंडस्ट्री में करते हैं, ताकि ब्रेड और सॉफ्ट है वो केक है वो सॉफ्ट बने और स्पंजी बने। तो सॉफ्ट एंड स्पंजी किस वजह से बनता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर यूजेज हैं, इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। हम ये कह रहे थे कि ये माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस होता है, तो इसको एज एन एंटासिड हम यूज़ करते हैं, जो कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो केमिकल है जिसको हम कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर करते हैं वो है वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2O, और इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इट इज़ ऑल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी इसका भी प्रिपरेशन हम किससे कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट से कर सकते हैं। द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। यानी इसके प्रिपरेशन के लिए पहले क्या बनाएंगे, हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, और फिर उस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद डिकम्पोज होके क्या बनाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है Na2CO3। और ये सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइजेशन करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करके फाइनली वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली बना लेगा Na2CO3.10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहलाता है। अब इसके नेचर अगर देखें तो इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी इसका कलर है वो भी वाइट कलर का होता है और ये एक बेसिक सॉल्ट है। फिर आता है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
It is also used in the manufacturing of sodium compounds like borax, and it is used as a cleansing agent for domestic purpose. And it plays a pivotal role in removing permanent hardness of water. यानी जो वाटर है उसकी हार्डनेस या जो उसको डीमिनरलाइज करने में सोडियम कार्बोनेट या जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज़ किया जाता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt is called water of crystallization। जैसे कि अभी हमने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था उसका Na2CO3.10H2O। तो यानी उसके साथ जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। इसी तरीके से 5 molecules of water are present in one formula unit of copper sulfate. Hence, the chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे जो 5 molecules of water हैं वो क्या है, water of crystallization है, जो किसी सॉल्ट के साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब जो कॉपर सल्फेट है अगर हम उसको हीट करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेट होते हैं, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले लूज करता है। और उसी वजह से जो कॉपर सल्फेट जो कि एक ब्लू कलर्ड सॉल्ट होता है, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके वो ड्राई कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है, यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाता है। और इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो वाइट होता है, यानी ब्लू से वाइट कलर में वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कलर था सॉल्ट का वो किसकी वजह से था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था। अब इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में अगर हम फिर से सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर को ऐड करते हैं तो वापस से ये क्या करता है, अपना कलर रीगेन कर लेता है, यानी वो फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका प्रिपरेशन हम जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, यानी CaSO4.2H2O है, यहाँ पे हाफ H2O की जगह 2H2O आएगा। और अगर उस जिप्सम को हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और उससे फॉर्मेशन करता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, CaSO4.2H2O यानी जिप्सम है। जिप्सम को हमने हीट किया तो हीट करने पे क्या बनाएगा, ये CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, यानी 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो उसने क्या कर दिया, हीट करने पे लूज कर दिया। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। जो जिप्सम है वो इस तरीके का सॉल्ट होता है और जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करके वो क्या बनाता है, एक वाइट पाउडर्ड फॉर्मेशन करता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम फिर से वाटर के साथ मिक्स करते हैं, यानी फिर से इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इट अगेन चेंज इनटू जिप्सम बाय गिविंग इज हार्ड सॉलिड मास, यानी फिर से वो किस में बदल जाता है, एक सॉलिड हार्ड मास यानी कि जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज स्पोर्टिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन इन देयर